नमस्कार साथियों, गणेश्वर सभ्यता के व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक राजस्थान की नई सभ्यता की बात करेंगे जो ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी है, जो नीम का थाना जो क्षेत्र है ना, उसकी कातली नदी के किनारे पर ये अवस्थित है। ठीक है, इस गणेश्वर सभ्यता के उपनाम क्या क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। तो गणेश्वर सभ्यता भारत की ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी है, ये ध्यान रहे आपको। कौन? गणेश्वर, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख नगर थे, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, है ना, कालीबंगा, ये सभी यहीं से ही तांबे का मतलब आयात करते थे। ठीक है, तो ये ताम्रयुगीन सभ्यताओं की क्या है? जननी है। और ताम्रयुगीन सभ्यताओं में ये क्या है? प्राचीनतम है। मतलब सब ताम्रयुगीन जितनी भी सभ्यता है उन सब में ये प्राचीनतम है। और ताम्र संचयी संस्कृति है। यहाँ पर कई प्रचुर मात्रा में ताम्र उपकरण हमें प्राप्त मिलते हैं। ठीक है, और इस गणेश्वर सभ्यता की खोज किसने की? 1972 ईस्वी में आर.सी. अग्रवाल, रत्नचंद्र अग्रवाल ने की थी, है ना। आर.सी. अग्रवाल ने की थी। आर.सी. अग्रवाल आहड़ सभ्यता जब हम पढ़ेंगे तो आहड़ सभ्यता का उत्खनन भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर खोज के बारे में बात की जाए तो गणेश्वर सभ्यता में आर.सी. अग्रवाल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इन्होंने उत्खनन का कार्य भी किया। और इनके साथ में विजय कुमार, डॉक्टर विजय कुमार ने 1977 ईस्वी में उत्खनन किया था गणेश्वर सभ्यता का। ठीक है, डॉक्टर विजय कुमार ने एक और काम किया। क्या किया कि रेडियो कार्बन पद्धति के आधार पर गणेश्वर को ताम्रयुगीन सभ्यताओं में प्राचीनतम मानते हुए इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा। क्या कहा? ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा। उपनाम में अभी हमने देखा भी है कि गणेश्वर सभ्यता को भारत की ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। ठीक है, और यह संस्कृति, कौन सी संस्कृति? गणेश्वर संस्कृति पूर्वी राजस्थान और गंगा घाटी के क्षेत्र में ये पल्लवित हुई थी। ठीक है, और ये काफ़ी प्राचीन है। ये मतलब इसका जो समय काल देखने को मिलता है वो 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता के यहाँ से हमें प्रमाण प्राप्त होते हैं, अवशेष प्राप्त होते हैं। ठीक है, और बहुत ही रोचक बात क्या है कि यहाँ के मकान पत्थरों से बनाए जाते थे। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना, यहाँ के मकान किससे बनाए जाते थे? पत्थरों से बनाए जाते हैं। और एकमात्र ये एक ऐसी सभ्यता है, एकमात्र, वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए, मतलब जहाँ उत्खनन के दौरान क्या मिले हैं? पत्थर के बांध मिले हैं। क्या मिले? पत्थर के बांध मिले हैं। पत्थर के बांध मिले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। गणेश्वर पुरास्थल के उत्खनन और सर्वेक्षण में ताम्र निर्मित लगभग 2000 पुरावशेष प्रतिवेदित किए गए हैं। ठीक है, 2000 पुरावशेष ताम्र निर्मित, इसलिए इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। और इन ताम्र उपकरणों में किस किस प्रकार के ताम्र उपकरण मिले उनकी हम सामान्य बात कर लेते हैं। देखिए क्या क्या मिला है। तांबे का बाणाग्र मिला है। ये छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में कि तांबे का बाणाग्र कहाँ मिला। ठीक है, तांबे की कुल्हाड़ी, मछली पकड़ने का कांटा, ये प्रश्न तो काफ़ी बार पूछा गया है कांस्टेबल जैसे एग्जाम में, है ना, कि मछली पकड़ने का कांटा कहाँ मिला। 4 ऑप्शन दे देंगे आपको, आहड़, कालीबंगा, बैरहाट, है ना, गणेश्वर। तो गणेश्वर से ये हमें मछली पकड़ने का कांटा हमें प्राप्त हुआ है। और फरसे, है ना, उस्तर के फलक, छल्ले, घुमावदार शीर्ष युक्त पिन और अंगूठिया और चूड़ियाँ, ये तांबे के हमें उपकरण प्राप्त होते हैं, इसलिए इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। सामान्य बात हुई है गणेश्वर सभ्यता से संबंधित। आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ से प्राप्त तांबे के जो उपकरण है ना, वे पात्र है, उनमें जो ताम्र अयस्क है, मतलब तांबे की जो मात्रा है वो 99% है। कितनी परसेंट है? 99% है। और ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ से दोहरी पेचदार शेरावाली ताम्र पिनों को पश्चिमी तथा मध्य एशिया में निर्यात किया जाता था। मतलब यहाँ ये लोग बेचते थे, मतलब सेल करते थे, है ना। दोहरी पेचदार शेरावाली ताम्र पिनों को ये एक्सपोर्ट करते थे ये। ठीक है, यहाँ 6 प्रकार के मृदभांड प्राप्त हुए, ध्यान रखना, बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये। 6 प्रकार के मृदभांड हम प्राप्त होते हैं। यहाँ से जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं, है ना, यहाँ से जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए उन्हें कृपशवर्णी का मृदपात्र कहा जाता है ना। कृपशवर्णी मृदपात्र कहते हैं, याद कर लीजिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और गणेश्वर सभ्यता को लेकर के बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, ध्यान रहे।
यह बर्तन जो है वह काले व नीले रंग से सजाए हुए हैं, ठीक है, काले व नीले रंग से सजाए हैं। लास्ट में हम मृदभांडों को लेकर के सभी सभ्यताओं का तुलनात्मक अध्ययन भी कर लेंगे। फिलहाल आप ध्यान रहे कि काले और नीले रंग से सजाए हुए हैं। इस सभ्यता में तांबे की आपूर्ति कहाँ से होती थी? तांबे की आपूर्ति कोल्हण, खेतड़ी में एक जगह है कोल्हण, ठीक है, कोल्हण की खानों से होती थी। क्लियर? कोल्हण की खानों से तांबे की आपूर्ति होती थी। संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता, जिसमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, ये बात पहले भी बता चुका हूँ, वापस दोबारा रिपीट हो रही है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा में तांबे की आपूर्ति गणेश्वर से ही होती थी। इसलिए गणेश्वर को क्या कहा जाता है? पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। ध्यान रखना इस बात को। किस सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर कहते हैं? तो गणेश्वर सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। गणेश्वर सभ्यता, अब देखिए जितनी भी बातें हमने की है अभी तक, उन सभी बातों का रिपीट होगा, अभी एक रिवीजन भी हो जाएगा। उसे एक नए तरीके से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मैं आपको शायद आपको बताया नहीं होगा एक बात इसमें कि गणेश्वर सभ्यता का जो उत्खनन है वो कितने स्तरों पे हुआ है? 3 स्तरों में हुआ है, ठीक है। कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन 5 स्तरों में हुआ है। वहीं अगर हम आहड़ सभ्यता पढ़ेंगे तो उसका उत्खनन 8 स्तरों पे होगा। आहड़ आ 8 ऐसे याद रखना। आहड़ 8, कालीबंगा 5 और गणेश्वर 3, ठीक है। अब 3 स्तरों में इसका उत्खनन होगा। अब यही सारी बातें रिपीट होगी, आप देखना। यहाँ पर जब हम देखिए प्रथम स्तर की बात करें तो यहाँ पर धात्विक प्रयोग, ये प्रथम स्तर नहीं है, प्रथम स्तर, ये प्रथम स्तर नहीं है। प्रथम स्तर मैंने लास्ट में लिखा है, तो मैं आपको पहले प्रथम स्तर बता देता हूँ। प्रथम स्तर में क्या हुआ है देख लीजिए। 3 स्तर में हुआ इसका उत्खनन, ठीक है। पहला स्तर देखिए, पहले स्तर में क्या होता है? आखेटन के साक्ष्य, मतलब सबसे प्राचीनतम है तो मानव क्या करता है? आखेट तो करता है, यायावरी जीवन जीता है, ठीक है। मृदभांड रहित रहता है। जब वो घुमक्कड़ होता है, जो पशुओं को पकड़ा उसको खा गया, है ना, मतलब एक तरह से जानवरों जैसा जीवन जीता है वो पूरा। तो क्यों वो जब किसी प्रकार का संग्रहण कर ही नहीं रहा वो अन्न भंडार का, तो वो मृदभांड क्यों रखेगा? इसलिए फिर प्रथम स्तर में कोई मृदभांड हमें देखने को नहीं मिलते। और स्थायी जीवन आरंभ नहीं था, मतलब घुमक्कड़ था तो स्थायी जीवन कैसे आरंभ होगा? यायावरी था, मतलब है ना, जंगली था ये। और यहाँ से सूक्ष्म पाषाण औजार और वे पशु के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। मतलब हमें ये देख सकते हैं कि ये सूक्ष्म पाषाण औजार, पशु साक्ष्य किस काल के है ना? पुरा पाषाण काल के, मध्य पाषाण काल के, नव पाषाण काल के। पशु के साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं? मध्य पाषाण से, ठीक है। राजस्थान का सबसे एक प्रमुख सभ्यता है बागोर सभ्यता, जहाँ से पशुओं के प्रमाण मिले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसका प्रथम स्तर की बात करेंगे तो पशु साक्ष्य और ये मध्य पाषाण कालीन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मैंने ये प्रथम स्तर बहुत पहले लिखना था लेकिन बाद में लिखा लास्ट में। तो अब हम जिस स्तर की बात करेंगे वो कौन सा स्तर है? वो द्वितीय स्तर है। मैं यहाँ पर सही कर लेता हूँ इसे, ये द्वितीय स्तर है, ठीक है। अब हम इसके दूसरे स्तर की बात करते हैं, ठीक। इस सभ्यता के दूसरे स्तर की बात करते हैं कि गणेश्वर सभ्यता के दूसरे स्तर में क्या बात रही? धात्विक प्रयोग के प्रमाण। किसके प्रमाण मिले हैं? धात्विक प्रयोग के प्रमाण मिले हैं। विभिन्न प्रकार के ताम्र उपकरण, यथा देखो वही बातें दोबारा रिपीट हो रही है, जैसे चूड़िया, तीर, भाले, है ना, पहले बात करी थी ना। अभी अपन यहाँ पर ये देखिए, तांबे के बाण, कुल्हाड़ी, मछली पकड़ने कांटे, फरसे, उस्तर के फलक, छल्ले, घुमावदार शीर्ष युक्त पिन, अंगूठिया, चूड़िया, ये सारी बातें लिखी। और ये फैक्ट है, याद करने होंगे, और ये याद इसलिए करने होंगे क्योंकि ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, है ना, ये हमें याद करने होंगे। और लास्ट में जब हम तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे, आप कोशिश कीजिए याद करने की, और अगर अंतिम रूप से याद नहीं होता तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको ट्रिक के माध्यम से इसे याद करने का भी एक नया उपाय बताऊंगा। अगर आपको याद नहीं होता है तो सहज रूप से, कॉन्सेप्ट रूप से याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो हम एक काल्पनिक इमेजिनेशन के थ्रू एक ट्रिक का निर्माण करेंगे। उस ट्रिक के द्वारा भी मैं आपको याद करवा दूंगा। यदि आपको याद नहीं होते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताइए। दूसरे स्तर की बात कर रहे थे हम, तो दूसरे स्तर में कृषि व पशुपालन। देखिए कृषि के साक्ष्य हमें कहाँ मिलते हैं? नवपाषाण काल में मिलते हैं, है ना, नवपाषाण काल में मिलते हैं हमें कृषि के साक्ष्य। तो प्रथम स्तर में किसके साक्ष्य मिले थे? पशुपालन के। तो द्वितीय स्तर में पशुपालन के साथ साथ
कृषि के भी प्रमाण हमें देखने को मिल गए, है ना। तो अब ये मतलब स्थायी जीवन बस रहा है, गणेश्वर सभ्यता में भी मानव स्थायी हो रहा है, ठीक है। यहाँ से एकमात्र कपिशवर्णी मृदभांड प्राप्त हुआ है। अभी कपिशवर्णी मृदभांड की अभी ही हमने थोड़ी देर पहले बात की। अभी ये कपिशवर्णी मृदभांड किस स्तर में प्राप्त हुआ उसकी मैं बात कर रहा हूँ दोबारा। मैंने पहले डायरेक्ट सारे फैक्ट बता दिए, अब मैं स्तर के आधार पर बता रहा हूँ, क्योंकि गणेश्वर सभ्यता का जो स्तर है वो 3 स्तरों में इसका उत्खनन हुआ था। अब स्तर के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी इससे पहले मैंने कपिशवर्णी ये देखिए कपिशवर्णी मृदपात्र बताया था, लेकिन कपिशवर्णी मृदपात्र किस स्तर में मिला है ये आपको ये स्तर याद करने की जरूरत नहीं वैसे, लेकिन आपको तो बस फैक्ट याद हो जाए, बहुत काफ़ी बात है कि कपिशवर्णी मृदभांड किस सभ्यता से संबंधित है, गणेश्वर सभ्यता से संबंधित है, ठीक है। स्थायी जीवन को इंगित करता है ये। अब यहाँ पर द्वितीय स्तर में आते आते गणेश्वरवासी जो थे उनका जीवन अभी स्थायी होने लगा था, ठीक है। और मछली पकड़ने के कांटे कहाँ से मिले? द्वितीय स्तर पर, मतलब वो मछली को भी प्रोडक्शन के रूप में खाने के रूप में इस्तेमाल करने लगा था, ठीक है। ये हमें ये ध्यान रहे। गोलाकार झोपड़ियाँ, मतलब वो रहने लग गया, मतलब उसने घर बनाने शुरू कर दिए। तो घर कैसे बने थे? गोलाकार झोपड़ियाँ। क्लियर? गोलाकार झोपड़ियाँ हमें यहाँ देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम तीसरे चरण की बात करते हैं। तीसरे चरण में क्या होता है? तीसरे चरण में विशुद्ध ताम्र उपकरण मिले हैं। 99% ताम्र की मात्रा रही है, ये बात हम बात कर चुके हैं, ठीक है। संख्या में सर्वाधिक ताम्र उपकरण यहीं से मिले हैं। कहाँ से? गणेश्वर सभ्यता से। इस कारण गणेश्वर को पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। देखिए स्तर के आधार पर भी मुझे स्तर के आधार पर दोबारा बताने का उद्देश्य यही है कि आप कंठस्थ याद हो जाए, डायरेक्ट फैक्ट बताएं। अब प्रथम स्तर में क्या हुआ, द्वितीय स्तर में क्या मिला, तृतीय स्तर में क्या मिला, तो आपको ये दिमाग में अच्छे से बैठ जाए, ठीक है। फिर भी नहीं बैठे तो हम ट्रिक बनाएंगे इसकी, और ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, ठीक है। कल्पना करेंगे, इमेजिनेशन करेंगे, कहानियों के माध्यम से। बहुत सारे हमारे पास शिक्षण विधियाँ हैं, उन शिक्षण विधि को कोई ना कोई तो शिक्षण विधि हमें जो हमारे मनोमस्तिष्क को जो अच्छी लगेगी हम उसे फिर आगे फॉलो करेंगे, ठीक है। आपको कहाँ प्रॉब्लम आती है याद करने में, समझने में, तो वो आप मुझे बताएंगे तभी मुझे मालूम चलेगा। तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव रखें। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहते हैं? गणेश्वर सभ्यता को कहते हैं। अब ऐसी ही एक ताम्रयुगीन सभ्यता और है, आहड़ सभ्यता। तो अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो आहड़ सभ्यता को लेकर के होगा। ये लास्ट में प्रथम स्तर लिखा हुआ, इसकी बात हम कर चुके हैं, इसलिए मैं दोबारा बता नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा गणेश्वर सभ्यता का एक सामान्य स्तर पर हम पूरी बात कर चुके हैं। जो भी बातें रह जाती हैं हम नई प्रश्न श्रृंखला लेकर आएंगे, उस प्रश्न श्रृंखला में हम दोबारा बात करेंगे, तो गणेश्वर सभ्यता कंप्लीट हो जाएगी। तो अगला जो टॉपिक होगा वो आहड़ सभ्यता को लेकर के होगा, वो भी ताम्रयुगीन सभ्यता है, ठीक है। ताम्रवती नगरी सभ्यता है, आघाटपुर सभ्यता है, धूलकोट के नाम से जानी जाती है। तो उस सभ्यता को लेकर हम बात करेंगे, और आहड़ सभ्यता के साथ हम अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।